तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। टॉप कंप्यूटर नोट्स यानी कि कंप्यूटर का पार्ट नंबर 2 हम लेकर के आ गए हैं। इससे पहले कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं जिसमें टॉप 100 हम प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आज हमने जो टॉपिक उठाया है उस टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा MS एक्सेल, MS वर्ल्ड, MS पावर पॉइंट और इंटरनेट के ये 4 टॉपिक को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं और इनमें से ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं में से आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो इन टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से ज़रूर कवर कर लीजिएगा। बाकी आपको बता दें MPSI 2025 के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, MP ग्रुप 4 के नोट्स कंप्लीट हैं, महिला परीक्षक CPCT एवं अन्य जितने भी एग्जाम आपके MP ESB के द्वारा कराए जाते हैं उन सब के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। MP आबकारी के स्पेशल नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है 7052547003। इस पर मैसेज करके आप अपने नोट्स मंगवा सकते हैं जिसमें आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर इन सब के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जितने भी हमारी वीडियो आने वाली है वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सकें। साथ ही साथ में कल आपका मैराथन आने वाला है यानी कि मिनी मॉक टेस्ट जिसे हमने ब्रह्मास्त्र नाम दिया है आपके एग्जाम तक। ये मान के चलिए कम से कम 8 ब्रह्मास्त्र आपको मिल जाएंगे जिसे मतलब कि इसमें हम लगभग हर सब्जेक्ट का प्रश्नों को उसमें कवर करेंगे। लगभग आपको 60 से 70 प्रश्न एक ही वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। चारों सब्जेक्ट एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। वो कल शाम को 4 बजे आपको वीडियो देखने को मिलेगी और कल सुबह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आएगा। किसका? आपके सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इस तरह से आपके 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम मैराथन शुरू करेंगे। लेकिन ये उन लोगों को तभी फायदेमंद साबित होगा, जो ब्रह्मास्त्र है उन लोगों को तभी फायदेमंद साबित होगा जब आपने कोई ना कोई नोट्स परचेज कर रखे होंगे, क्योंकि इसमें हम सुपर फास्ट स्पीड से चलने वाले हैं। जिन लोगों की थ्योरी कंप्लीट होगी, जिन लोगों के प्रैक्टिस सेट लगे हुए होंगे, उनको इस ब्रह्मास्त्र का सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो MPSB के सभी नोट्स उपलब्ध हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसी स्कैनर पर 128 रुपये का पेमेंट करना है अगर आपको केवल थ्योरी और एक प्रैक्टिस सेट चाहिए। 199 का पेमेंट करना है अगर आपको कंप्लीट थ्योरी चारों सब्जेक्ट की और 10 प्रैक्टिस सेट पूरा पैकेज चाहिए। 129 रुपये का पेमेंट करना है अगर आपको केवल 10 प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो ठीक है, तो ये इनमें से कोई भी नोट्स आप मंगा सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले 128 या फिर 129 वाला कोई भी नोट्स ले रखा है, वो लोग अगर केवल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो 49 मात्र 49 रुपये में पुराने स्टूडेंट्स को जो है आपका नोट्स ये दिए जाएंगे, मतलब कि कंप्लीट प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। तो पुराने लोग भी ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। ये नंबर दिया गया, इसी पर आपको इसका जब आप पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आपको सेंड करना है 7052547003 और तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ये नोट्स आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है ये हम आपको बता दें। देखिए, अब आपके एग्जाम में ज़्यादा दिन का समय बचा नहीं है। ऐसे लोग जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है लेकिन कह रहे हैं भाई एग्जाम देने जाना है तो तैयारी करके जाएं, क्या पता हमारा भाग्य चमक जाए। लेकिन देखिए, भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। यानी कि आपने अगर मेहनत नहीं की है तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। भगवान भरोसे जा रहे हो तो फिर भाई साहब आपको असफलता ही हाथ में लगने वाली है, ठीक है, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की है। लेकिन अभी भी आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए और अगर आप अभी 7 से 8 घंटे पढ़ने की हिम्मत रखते हैं, अभी भी भले ही 8 दिन बचे हुए हैं, अभी भी अगर आप हिम्मत रखते हैं तो ये वाली आप जो है नोट्स खरीद लीजिए। इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी और सभी सब्जेक्ट के 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अगर ये 7 से 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ करके आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 8 दिन में भी आपकी तैयारी अच्छी खासी हो सकती है, ठीक है। मात्र 199 में यह उपलब्ध है और जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको 129 रुपये में मिलने वाले हैं। जिन लोगों की पूरी तैयारी हो चुकी है लेकिन अभी भी वो 130 135 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं टेस्ट में, वो लोग ये प्रैक्टिस सेट जरूर मंगवा लीजिए, ठीक है। इसमें ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके इस स्कोर को 10 से 15 नंबर बूस्ट कर सकते हैं। ये 15 नंबर भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके लिए तो पता नहीं कितने लाखों लोग जो है लाखों रुपए दे रहे हैं, ठीक है, कि हमारे 15 नंबर दूसरों से आगे आ जाएं और हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये 10 से 15 नंबर अगर मात्र 129 रुपये में बढ़ रहे हैं तो भाई क्या समस्या है, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिस सेट 10 के 10 प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर मंगवा लीजिए। बाकी ओल्ड स्टूडेंट जो है वो 49 रुपये में ये प्रैक्टिस सेट मंगवा सकते हैं। चलिए अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने आज जो क्लास है वो MS एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ल्ड, इंटरनेट से लेकर के संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। टॉप 100 प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले भी टॉप 100 की एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है MP महिला परीक्षक नाम से, उसको आप लोग जरूर देख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे, वन लाइनर फैक्ट वाले प्रश्न रहेंगे, क्योंकि अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव करते हैं
मतलब अगर हमको 4 ऑप्शन में लेकर के आते हैं, तो ये फ़ाइल बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 100 प्रश्न के लिए समझ लीजिए 20 पेज बनेंगे, ठीक है ना? तो ऐसे में जब आप इसका पीडीएफ निकलवाएँगे, तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। 20 कहीं पर ₹20 ले रहे हैं, कहीं पर ₹40 ले लेते हैं। इसलिए हमने इसको वन लाइनर फैक्ट में रखा है। 100 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएँगे। पीडीएफ आप निकलवाना चाहते हैं, तो आराम से मुश्किल से 5 से ₹6 में आपकी ये पीडीएफ निकल जाएगी, ठीक है? और जिन लोगों ने ऑलरेडी 128 या फिर 129, 199 की पीडीएफ ले रखी होगी, उनको ये नोट्स फ्री में दिए जाएँगे, कंप्यूटर वाले, ध्यान रखना, ठीक है? लेकिन इनमें से कोई नोट्स आपने ले रखी होगी, तभी ये आपको कंप्यूटर के नोट्स उपलब्ध कराए जाएँगे। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2010 में पहले से मौजूद फाइल को खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि अगर एमएस एक्सेल आपने खोला है, आपने कोई पहले फाइल बना रखी है, उसको खोलना चाहते हैं, तो कौन से विकल्प का प्रयोग करेंगे? ओपन विकल्प का प्रयोग करेंगे किसी भी फाइल को खोलने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर समझाने लायक चीज़ होगी उसको समझाते हुए चलेंगे, और जहाँ पर स्किप करने वाली चीज़ होगी उसको स्किप करेंगे, क्योंकि 100 प्रश्न कराने में 1 से डेढ़ घंटा लग जाएगा अगर सभी प्रश्नों को डिटेल में समझाएंगे तो, ठीक है? इतना समय आपके पास में भी नहीं है और हमारे पास में भी नहीं है। तो जो ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें होंगी, जो आपको कन्फ्यूज़ करेंगी, उनको हम समझाते हुए चलेंगे। एमएस एक्सेल 2010 किस ऑपरेशन का उपयोग पहले से सेव किए फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए किया जाता है? यानी आपने पहले से कोई फाइल सेव कर रखी है, लेकिन उसको आप किसी अन्य नाम से सेव करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने कोई फाइल सेव कर रखी है अतुल के नाम से, ठीक है? अब आप उसको अतुल शुक्ला के नाम से सेव करना चाहते हैं, तो उस फाइल को कैसे सेव करेंगे? तो सेव एज का एक विकल्प आता है, उस सेव एज के विकल्प पर जो है क्लिक करके आप इस फाइल को अन्य किसी नाम से भी सेव कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। एमएस एक्सेल में किसी सेव डॉक्यूमेंट को अन्य नाम से सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? चाहे तो आप सेव एज करके सेव कर लीजिए, नहीं तो आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ में F12 दबाएंगे तो एमएस एक्सेल में कोई भी डॉक्यूमेंट अगर पहले से सेव है, तो वो नए नाम से सेव हो जाएगा। समझ गए? तो ये शॉर्टकट की भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। शुरू में हमने एमएस एक्सेल को रखा जो थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है? तो परेशान मत होना, लास्ट में आपको सरल प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। अभी आप अगर छोड़ करके भाग गए, फिर समस्या हो जाएगी, ठीक है? फिर जो एग्जाम है ना, वो भी आपको छोड़ करके भाग जाएगा, ठीक है? तो प्यार से अच्छे से लास्ट तक सारी वीडियो कंप्लीट देखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा प्रश्न है, लेकिन आंसर छोटा है, आपको देख करके भागना नहीं है, पूरे प्रश्न को पढ़ना है। देखिए, एमएस एक्सेल 2010 के रिबन बार में किस टैब का प्रयोग वर्कशीट व्यू, फ्रीजिंग पेन देखने और कई विंडो को व्यवस्थित करने के बीच स्विच करने के लिए कमांड प्रदान करता है? सही आंसर आपका व्यू टैब हो जाएगा। अब इसको आपको समझा देते हैं, क्योंकि बड़ा सा प्रश्न है। देखिए, एमएस एक्सेल 2010 है ना, इसमें एक रिबन बार है। रिबन बार में कौन सा ऐसा टैब है जो वर्कशीट के अंदर व्यू फ्रीजिंग पेन देखने के लिए, एक पेन होती है इसे व्यू फ्रीजिंग पेन कहते हैं, उसको आप देखना चाहते हैं, और कई विंडो को व्यवस्थित करने के लिए यूज में लाया जाता है, तो कौन सा ऐसा टैब है? तो आपका व्यू टैब होगा। व्यू टैब पर क्लिक करके आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, एमएस एक्सेल 2010 में, देखिए एमएस एक्सेल 2010 में किसका उपयोग डाटा को बार और लाइनों के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है? यानी कि अगर आप किसी भी डाटा को बार और लाइन के रूप में दर्शाना चाहते हैं, तो किसका यूज करेंगे, कौन से विकल्प का यूज करेंगे? तो ये आपका एक तरह से टेबल बन गई है, तो हम चार्ट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? चार्ट का प्रयोग करते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को डाटा और बार लाइनों के रूप में दिखाना चाहते हैं। इसी तरह से हमने अपने जो नोट्स बनाए हैं, वो इस तरह से बनाए हैं कि आपको डिटेल में सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है? अब आपका एग्जाम आ गया है, तो अब डिटेल में पढ़ने का टाइम तो है नहीं, तो वहाँ पर नीचे आपको चार्ट में भी सारी चीज़ें दी गई हैं। मान लीजिए आप एक दिन पहले, आपका कल एग्जाम है, आज आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप इस चार्ट के माध्यम से जल्दी जल्दी रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो दोनों विकल्प हमने आपको उपलब्ध कराए हैं अपने नोट्स में। डिटेल में पढ़ना है तो ऊपर पूरा डिटेल में दिया गया है, और उसी चीज़ को शॉर्ट में हमने नीचे चार्ट बना करके बता दिया है। तो सब कुछ आपका बढ़िया तरीके से, व्यवस्थित तरीके से नोट्स में मिलने वाला, इसीलिए ये नोट्स जो हैं वो बाकी सभी के नोट्स से अलग हैं, ठीक है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर 7-7 8-8 घंटा अगर अभी भी आप पढ़ते हो, तो अभी भी आप अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं इन नोट्स के माध्यम से। चलिए, एमएस एक्सेल 2010 में रो की पहचान किसके द्वारा की जाती है? यानी जो एमएस एक्सेल 2010 है, अगर हम रो को दर्शाना चाहते हैं, तो किसके द्वारा दर्शाएंगे? तो 1 2 3 के माध्यम से हम रो को दर्शाते हैं, यानी नंबर के माध्यम से रो को दर्शाया जाता है, और कॉलम को हम ABC के नाम से दर्शाते हैं, यानी कि जो अक्षर होते हैं उनके माध्यम से हम कॉलम को दर्शाते हैं, और नंबर्स के माध्यम से हम रो को दर्शाते हैं एमएस एक्सेल 2010 में। आगे बढ़िए, एमएस एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशतता कितनी होती है? ये आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, कितना जूम मिनिमम हो सकता है, कितना अधिकतम हो सकता है? तो मिनिमम जो जूम है एमएस एक्सेल 2010 में, वो 10% तक आप मिनिमम इसको जूम कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एमएस एक्सेल में
कौन सी विशेषता समान पंक्ति तथा कॉलम में एडजेसेंट सेल में सामग्री त्वरित रूप से कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा प्रदान करती है? सही आंसर फिल हैंडल है। अब आपको समझा देते हैं। यानी कि देखिए, एमएस एक्सेल में एक विशेषता होती है कि किसी भी समान पंक्ति और कॉलम में आप एडजेसेंट सेल में सामग्री को क्या करना चाहते हैं, त्वरित रूप से कॉपी और पेस्ट करना चाहते हैं। तुरंत आपने कॉपी किया, तुरंत पेस्ट हो जाए, कॉपी किया, पेस्ट हो जाए। तो ऐसी सुविधा कौन से ऑप्शन में मिलती है? तो फिल हैंडल नामक जो है एक ऑप्शन आपको मिलता है, जिसके माध्यम से एडजेसेंट सेल मतलब कि जिसके तुरंत बाद वाले सेल में अगर आप यहाँ पर कॉपी करेंगे तो तुरंत बाद अपना पेस्ट हो जाएगा, कॉपी करेंगे पेस्ट हो जाएगा, कॉपी करेंगे पेस्ट हो जाएगा। तो ये कौन सी सुविधा है? फिल हैंडल के माध्यम से यह सुविधा आपको मिलती है। देखिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको लोग छोड़ करके आएंगे और तुक्का मार के आएंगे, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के ऐसे प्रश्न जो सरल हैं वो तो सबसे ही बनने वाले हैं। फिर आपको सक्सेस जंक्शन पे आने का फ़ायदा ही क्या मिला? जब सबके बराबर नंबर आपको लाने हैं, वही हल्के फुल्के नंबर लेकर के आने हैं, 120 130 नंबर, तो सक्सेस जंक्शन पर मत आइए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ, हमको एक्स्ट्रा लाना है दूसरों से 100 और 120, यहाँ तक हर कोई पहुँच जाएगा, ठीक है ना। जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। लड़ाई तो इसके बाद से चालू होगी भैया, 130 के बाद से लड़ाई चालू होगी। और यहाँ तक अगर आपको पहुँचना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा जैसा हम बता रहे हैं वैसा वैसा काम आपको करना पड़ेगा। इसी जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है, इसी के आधार पर हमने एमपी पुलिस में 177 प्लस लोगों के सिलेक्शन करवाए थे, ठीक है। और तब तो हम नए नए थे भैया, अब तो हमको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है ना। तब 177 प्लस लोगों के सिलेक्शन हमने करवाए थे। क्या किया था? पहले हमने उनको नोट्स प्रोवाइड करा दिए, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट दे दिए, और उसके बाद में टॉप 100 की वीडियो करवा दी, और फिर उसके बाद में मैराथन, जिसे हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं, ब्रह्मास्त्र फिर हम लोगों ने चलाया और अच्छे तरीके से उन लोगों ने सिलेक्शन ले लिया है। अब उनका फिजिकल वगैरह भी हो गया। बहुत जल्दी हम आपको लिस्ट भी बताने वाले हैं कौन कौन फाइनल रूप से सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो यही काम हम महिला सुपरवाइजर में कर रहे हैं। जैसा हम आपको बता रहे हैं वैसा करते चलिए, आप आराम से 660 में से एक नंबर आपका जरूर लग जाने वाला है, ठीक है। तो जैसा जैसा बता रहे हैं वैसा करते चलिए। कल से ब्रह्मास्त्र चालू कर देंगे क्योंकि आपका एग्जाम आ गया है। चलिए, अगला प्रश्न। एमएस एक्सेल 2007 डॉक्यूमेंट में फेसिंग पेज सेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? अगर फेसिंग पेज सेट करना है आपको तो मिरर मार्जिन का उपयोग किया जाता है एमएस एक्सेल 2007 में। चलिए, एक्सेल स्क्रीन में विंडो के ऊपर कौन सा बार होता है? यानी जो विंडो होती है ना, उस विंडो के ऊपर जो बार होता है उसको हम क्या कहते हैं एक्सेल सीट में? तो उसको हम क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पर टाइटल बार होता है ऊपर की ओर जो होता है। आगे बढ़िए, अगला। एक्सेल में किस प्रकार के चार्ट हम बना सकते हैं? तो एमएस एक्सेल में आप ये बार चार्ट भी बना सकते हैं, लाइन ग्राफ बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं। अब ये सर होता कहाँ है? तो जो डीआई होती है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो हम मैथ में सॉल्व कराते हैं, वो इन्हीं तीनों पर आधारित होती है। वहाँ पर बार चार्ट आपका दिया रहता है, यानी कि इस तरह से जो है ऐसे दिया रहेगा, ठीक है ना। इसको हम बार चार्ट कहते हैं। इसको भी आप बना सकते हैं। लाइन ग्राफ वगैरह दिया होता है उसको भी आप बना सकते हैं। और जो पाई चार्ट दिया रहता है, इतना डिग्री कोण है, इतना डिग्री कोण है, इतने प्रतिशत है, इतना प्रतिशत है, टोटल 100% बताइए, इसको भी आप जो है एक्सेल के माध्यम से ही बना सकते हैं। नंबर 12, एमएस एक्सेल में अतिरिक्त टेक्स्ट को कई लाइनों में रैप करने के लिए किस फीचर्स का उपयोग किया जाता है? कुल मिलाकर आपसे पूछ रहे हैं, अगर किसी भी टेक्स्ट को रैप करना है कई लाइनों में तो हम किस फीचर का उपयोग करेंगे? तो रैप टेक्स्ट नाम का एक ऑप्शन होता है, WRAPTXT करके एक ऑप्शन होता है, उसके माध्यम से आप जो है टेक्स्ट को कई लाइनों में रैप कर सकते हैं। आगे बढ़िए, 13 नंबर देखिए। ऐसी वर्कशीट जिसमें केवल एक्सेल चार्ट होता है उसे हम एमएस एक्सेल में क्या कहते हैं? तो इसमें केवल एक एक्सेल चार्ट होता है उसे हम चार्ट कहते हैं, सिंपल नाम है इसका। एमएस एक्सेल का कौन सा फंक्शन दिए गए सेल रेंज के सभी नंबरों को जोड़ता है? ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके माध्यम से आप जितने भी सेल रेंज है उनको आपस में जोड़ करके उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं? तो सम और ये आपका कोष्टक जो है, ये एक ऑप्शन वहाँ पर मिलता है। ये आप कमांड जैसे ही लगाएंगे तुरंत सारे नंबर ऐड हो जाएंगे। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब भी होता है ऐड करना। आगे बढ़िए, 15 नंबर देखिए। कौन सा एमएस एक्सेल टूल एक विशिष्ट पैटर्न के साथ डाटा भरने के लिए उपयोग में लाया जाता है? यानी कि जैसे आपने कह दिया भाई कि अब जो डाटा भरना है उसमें पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और बाकी के सारे स्मॉल होने चाहिए। पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। तो एक निश्चित पैटर्न पर अगर आप डाटा भरना चाहते हैं तो फिल हैंडल का यूज़ किया जाएगा एमएस एक्सेल में। आगे बढ़िए, 16 नंबर। एमएस एक्सेल 2010 रिबन बार के किस टैब में हाइड का ऑप्शन मौजूद रहता है? यानी किसी भी चीज़ को आप हाइड करना चाहते हैं तो कौन सा टैब दबाएंगे? तो आपको व्यू टैब का यूज करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को हाइड करने के लिए एमएस एक्सेल 2010। चलिए, अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में किसका उपयोग डाटा के किसी भी सेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किया जाता है? देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको करना है तो आप सबसे अच्छा है कि एमएस पावर पॉइंट में कीजिए, लेकिन आप एक्सेल में भी करना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप सेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? तो वो चार्ट का ऑप्शन वहाँ पर रहता है। चार्ट की मदद से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आगे बढ़िए, एमएस वर्ड में है ना। 18 नंबर देखिए। कौन सा फॉन्ट इफेक्ट
MS एक्सेल 2010 डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है। यानी जो MS एक्सेल 2010 का डायलॉग बॉक्स है, इनमें से कौन सा उसमें नहीं मिलेगा? तो सुपर इटैलिक जो है वो 2010 वाले में नहीं था, बाद में 2013 में आकर के इसको जोड़ दिया गया था सुपर इटैलिक। ठीक है, चलिए MS एक्सेल 2010 सीट में टेक्स्ट ओवरफ्लो समस्या वाले सेल को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? जब टेक्स्ट ओवरफ्लो हो जाता है तो हम किसकी मदद से उसको ठीक कर सकते हैं? तो टेक्स्ट रैपिंग की मदद से उसको ठीक कर सकते हैं, जैसा आपको ऊपर हमने टेक्स्ट रैपिंग के बारे में बता रखा था। आगे बढ़िए, नंबर 20 देखिए, एक्सेल वर्कशीट के एकदम दाएं स्थान पर क्या दिखाई देगा आपको? तो अगर एक्सेल वर्कशीट के दाएं स्थान पर देखेंगे एकदम दाएं तरफ, तो आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाई देगा, जिसकी मदद से आप ऊपर नीचे करते हैं। आप एग्जाम देने जाते हैं, वहां पर भी आपको ऐसा रहता है, माउस की मदद से आप दबाते हैं तो चीज़ें नीचे आ जाती हैं, माउस की मदद से दबाते हैं चीज़ें ऊपर चली जाती हैं। ठीक है, तो वर्टिकल स्क्रॉल बार आपको दिखाई देगा एकदम दाईं तरफ। चलिए अगला देखिए, MS एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का पूरा एड्रेस कौन दिखाता है? वर्तमान चयन का मतलब है आपने किसी एक्सेल को जो है आपने किसी भी सेल को चयन कर लिया। चयन का मतलब है सिलेक्ट कर लिया है, या तो आपने सिलेक्ट कर लिया है या फिर वो सेल एक्टिव है। तो इन दोनों का पूरा नाम कौन दिखाएगा, पूरा एड्रेस कौन दिखाएगा? तो वहाँ पर नेम बॉक्स रहता है, नेम बॉक्स में उस एक्सेल का जो सेल है उसका पूरा एड्रेस दिखाई देता है। नंबर 22, कंप्यूटर एप्लीकेशन में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित है? आपसे पूछा जाएगा कि अगर कंप्यूटर में कोई हमसे कहता है भाई वर्कबुक क्या होता है, किससे संबंधित है वर्कबुक, तो ध्यान रखना वर्कबुक MS एक्सेल से संबंधित होती है। वर्कबुक का सीधा संबंध MS एक्सेल से है। चलिए आगे बढ़िए, 23 नंबर देखिए, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में छपे मिलेंगे। ठीक है, MS एक्सेल 2010 में कौन सा फंक्शन किसी स्ट्रिंग में कैरेक्टर की कुल संख्या का विवरण देता है? किसी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं उसको बताने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? तो लेन फंक्शन का यूज किया जाता है, LEN का यूज किया जाता है MS एक्सेल में किसी भी स्ट्रिंग में कुल कैरेक्टर की संख्या जानने के लिए। नंबर 24 देखिए, कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में टेक्स्ट के सभी कैरेक्टर को अपर केस में बदल देता है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सभी टेक्स्ट को अपर केस में बदल देगा? तो ध्यान रखना MS एक्सेल में एक ऑप्शन आता है अपर का ऑप्शन, उस अपर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो सारे के सारे कैरेक्टर अपर केस में बदल जाएंगे। नंबर 25, MS एक्सेल 2007 का कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य जो वर्ण होते हैं उनको हटा देता है? यानी कि जो अपने मतलब के वर्ण नहीं हैं, जिनका हमें यूज नहीं करना है, हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारे जो है वर्कशीट में प्रिंट हो, उनको हटाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज में लाया जाता है? तो क्लीन नामक एक फंक्शन होता है जो गैर मुद्रण योग्य यानी जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, इन वर्णों को वो अपने आप हटा देगा। आगे बढ़िए, नंबर 26, एकदम परेशान भी नहीं होना है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन थोड़े से कठिन है, आप तो बस सुनते चाहिए, 3-4 बार सुन लेंगे ना, तो ये जब अगली बार आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो आप बिना ऑप्शन देखे ही टिक मार के आगे निकल जाएंगे। ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ये वन लाइनर का फायदा भी होता है। अगला देखिए, पिवट टेबल, अगर आपने आदत डाल रखी है कि हाँ हमको भाई 4 ऑप्शन मिलेंगे तभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत गंदी आदत है। ऐसे में आपके पास जब टाइम कम रहेगा ना, तो आप चारों ऑप्शन को पढ़ने की आदत लगी हुई है, तो आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो 4-5 क्वेश्चन का लॉस हो जाएगा, छूट जाएंगे। लेकिन आपने अगर वन लाइनर फैक्ट की आदत डाल रखी है, तो आपको जैसे ही कहीं पर दिखाई जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओके आगे बढ़ो, माइक्रोसॉफ्ट ओके आगे बढ़ो, ठीक है ना? तो 4 ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ये फायदा भी होता है। देखिए, पिवट टेबल किस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता है? तो पिवट टेबल केवल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल MS एक्सेल में ही पाई जाती है। MS एक्सेल में MS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सबको पता है MS का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कंप्यूटर के पिता किसे माना जाता है? कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, अगर ये प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स में नहीं कमेंट कर पाए तो भाई बेकार है, ठीक है ना? तो बताइएगा कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? बेसिक सा प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 28 देखते हैं। MS एक्सेल 2007 में किस टैब से वर्तनी जांच का विकल्प मिलता है? यानी कौन सा ऐसा टैब है जिसमें स्पेलिंग चेकिंग का विकल्प मिलता है? तो रिव्यू टैब है। रिव्यू टैब के अंदर हमको स्पेलिंग चेकिंग का जो है ऑप्शन मिलता है। अब जिन लोगों ने कंप्यूटर नहीं भी पढ़ रखा है ना, तो वो भी ये लगातार 4-5 बार अगर देख लेंगे वीडियो को, तो वो भी आराम से जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और लगभग आप मान के चलिए कि 10 से 12 नंबर का कंप्यूटर तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। आगे बढ़िए, 29 नंबर देखते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अब यहाँ से आपका पावर पॉइंट शुरू हो गया, ठीक है? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलाने के लिए किस फंक्शन कुंजी का यूज़ किया जाता है? तो अगर आप डायरेक्ट F5 दबा देंगे तो पावर पॉइंट वहाँ पर चालू हो जाएगा। पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। कहीं पर आपको अपनी प्रेजेंटेशन देना है तो पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। MS पावर पॉइंट 2013 में होम टैब में कौन सा अनुभाग मौजूद नहीं है? 2013 में कौन सी चीज़ नहीं है? तो जो लिस्ट का ऑप्शन है वो 2013 में नहीं है, बाद में इसको जोड़ा गया था। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए
कीबोर्ड की जो शॉर्टकट कुंजी है वो क्या होगी? तो कंट्रोल के साथ में अगर आप एम दबा देंगे तो नई स्लाइड उसमें ऐड हो जाएगी। आगे बढ़िए नंबर 33। देखिए, पावर पॉइंट स्लाइड की दूसरी प्रति बनाने के लिए कौन सा कीबोर्ड का शॉर्टकट की यूज करेंगे? अगर आपको दूसरी सेम टू सेम प्रति बनानी है, यानी कि उसकी कॉपी वाली प्रति बनानी है, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज में लाएंगे? कंट्रोल के साथ में अगर आप डी दबा देंगे तो स्लाइड की सेम टू सेम दूसरी प्रति बन जाएगी। आगे बढ़िए 34 नंबर देखिए 34। अब थोड़ा सा तेज बढ़ते हैं नहीं तो लेट हो जाएंगे, मतलब कि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। एमएस पावर पॉइंट 2016 में हाइपरलिंक प्रविष्ट करवाने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की कौन सी है? हाइपरलिंक अगर आपको डालना है तो आल्ट के साथ में F1 आप दबा देंगे तो हाइपरलिंक उसमें जो है डल जाएगी। आगे बढ़िए 35 है एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन स्लाइड की फॉर्मेटिंग और लेआउट का नियमन करती है। इसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? यानी जो डिज़ाइन रहती है, जो प्रेजेंटेशन की डिज़ाइन को बताती है, स्लाइड की फॉर्मेटिंग लेआउट को दिखाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टेम्पलेट्स कहते हैं। आपने टेम्पलेट्स का कई बार यूज भी किया होगा, है ना? तो टेम्पलेट्स क्या करता है? वही लेआउट दिखाता है कि स्लाइड किस तरह से दिखेगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए, ये सब टेम्पलेट्स के माध्यम से पता चलता है। आप लोग टेम्पलेट्स डाउनलोड भी करते हैं जब आप कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं, उसमें टेम्पलेट्स का ऑप्शन रहता है डाउनलोड करने के लिए। देखिए 36, एमएस पावर पॉइंट में पिछले बुकमार्क पर जाने के लिए कौन सी कुंजी का संयोजन आवश्यक है? तो पिछले बुकमार्क पर अगर आपको जाना है तो आल्ट के साथ में होम दबा दीजिए, जो होम की होती है उसको दबा दीजिए तो आप पिछले बुकमार्क्स पर पहुंच जाएंगे। और सब लोगों से निवेदन है, कल से ब्रह्मास्त्र चालू हो रहा है, ब्रह्मास्त्र जरूर देखिएगा, ठीक है ना? क्योंकि ब्रह्मास्त्र से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। सिलेक्शन का जो मुख्य रोल है ना वो ब्रह्मास्त्र ही निभाएगा, क्योंकि चारों सब्जेक्ट हम एक साथ में कवर करेंगे उस वीडियो में। तो कल शाम से ये ब्रह्मास्त्र आने वाला है। और फिर हम बार बार कह रहे हैं, जिन लोगों ने थ्योरी कवर नहीं की होगी, जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट नहीं लिए होंगे, उनको ब्रह्मास्त्र का उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने 199 या फिर 129 की जो है पीडीएफ ले रखी होगी। कैसे मिलेगा वो जब हम ब्रह्मास्त्र कराएंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। कौन सा विकल्प एमएस पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन क्रम को क्रमबद्ध और व्यवस्थित करना आसान बनाता है? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू नाम का एक ऑप्शन होता है जिसके माध्यम से प्रेजेंटेशन को आप अच्छे से क्रमबद्ध, यानी कि इसके बाद में ये आएगा, इसके बाद में ये स्लाइड आएगी, इसके बाद में ये स्लाइड आएगी, उसको अगर आपको व्यवस्थित करना है तो स्लाइड सॉर्टर व्यू का हम प्रयोग करते हैं। आगे बढ़िए 38 देखिए, किस एप्लीकेशन का उपयोग प्रस्तुतियों को बनाने और स्लाइड को साझा करने के लिए किया जाता है? तो वो आपका एमएस पावर पॉइंट होता है, जिसके माध्यम से हम प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं और उसकी स्लाइड को साझा कर सकते हैं एमएस पावर पॉइंट की मदद से। 39 देखिए, एमएस पावर पॉइंट में पॉइंटर को इरेजर में बदलने के लिए किस कुंजी की आवश्यकता होती है? जो पॉइंटर होता है ना, जैसे ये पॉइंटर है, इसको आप इरेजर में बदलना चाहते हैं कि अब इसकी मदद से हम इन चीज़ों को इरेज कर दें, तो क्या दबाना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ में ई बटन को दबा देंगे तो वो जो पॉइंटर है वो इरेजर में बदल जाएगा। नंबर 40, एमएस पावर पॉइंट में अंतिम फाइंड कार्यवाही को दोहराने के लिए किस कुंजी की आवश्यकता होती है? यानी जो फाइंड कार्यवाही आपने लास्ट में की थी उसको दोबारा करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में F4 को दबा दीजिए, तो वो जो आपने लास्ट कार्यवाही की है वो दोबारा हो जाएगी, प्रेजेंटेशन दोबारा से बन जाएगी। 41, एमएस पावर पॉइंट 2013 में वर्तमान थीम को किसी अन्य थीम से, टीम नहीं है ठीक है, ये थीम है, किसी अन्य थीम से बदलने के लिए कौन सा चरण सही रहेगा? कैसे हम इसको वर्तमान थीम को किसी अन्य थीम से चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको डिजाइन वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। डिजाइन पर जाने के बाद में उसके बाद आपको थीम्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो डिजाइन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद थीम्स पर क्लिक कीजिए और वहाँ से अपनी थीम्स को सिलेक्ट कर लीजिए अगर आप थीम्स चेंज करना चाहते हैं तो। आगे बढ़िए नंबर 42, कक्षा में प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो किसी भी क्लास में अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से समझा रहे हैं, तो एमएस पावर पॉइंट सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। 43, एमएस पावर पॉइंट में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन आपसे जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो बताइए पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? पीपीटी होता है। क्या होता है? डॉट पीपीटी। जब आप एमएस पावर पॉइंट में कोई भी चीज़ बनाएंगे, लास्ट में आप देखेंगे अपने आप पीपीटी लिखा हुआ आता है। समझ गए? आगे बढ़िए। एमएस पावर पॉइंट का उपयोग क्या है? तो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम तैयार करने के लिए एमएस पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। नंबर 45, प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी पर जाते समय स्लाइड में विजुअल इफेक्ट लागू करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? सही आंसर स्लाइड ट्रांजिशन। क्या होता है ये विजुअल इफेक्ट? मान लीजिए ये आपने स्लाइड बनाई, इसके बाद वो दूसरी स्लाइड बनाई, तीसरी स्लाइड बनाई, अब आप चाहते हैं कि ये जो अगली वाली स्लाइड है ना, ये उड़ते हुए इसमें आए, ठीक है, या फिर गेट खुलते हुए इसमें आए, तो ये बीच में क्या लगाना पड़ेगा? आपको स्लाइड ट्रांजिशन लगाना पड़ेगा। वो आप जब काम करेंगे पावर पॉइंट में तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है, स्लाइड ट्रांजिशन का, जिससे कि आप जैसे ही दबाएंगे तो ये वाली जो स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो उड़ते हुए इसमें आते हुए दिखाई देगी, या फिर गेट की तरह खुलते हुए दिखाई देगी, या फिर एकदम से पॉपअप करते हुए दिखाई देगी। तो ये कहाँ से मिलता है? ये स्लाइड ट्रांजिशन की मदद से हम कर सकते हैं। ये स्लाइड ट्रांजिशन पहले भी व्यापम के द्वारा पूछा जा चुका है। 46,
पावर पॉइंट में फ़ॉन्ट आकार बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज़ करेंगे? अगर पावर पॉइंट में फ़ॉन्ट का आकार बढ़ाना है आपको, तो कंट्रोल दबाइए और शिफ्ट के साथ में ये वाला आपको एरो दबाना है। इसकी मदद से आपका फ़ॉन्ट जो है वो बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है? डायरेक्ट शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? किसी भी काम को डायरेक्ट करने का एक तरीका होता है। आप वैसे भी जा कर के वहाँ से मैनुअली भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट मतलब जल्दी से करना है तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाइए और ये वाली की दबाते जाइए, उतना बढ़ता चला जाएगा। पावर पॉइंट में स्लाइड नंबर को कैसे जोड़ेंगे? अगर आपको पावर पॉइंट में स्लाइड नंबर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? इसके लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद में टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में स्लाइड नंबर पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में आप अपने स्लाइड में नंबर जोड़ सकते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। देखिए, प्रोजेक्ट डिस्प्ले का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यानी कि जो प्रोजेक्टर बनाए जाते हैं, डिस्प्ले वाले बनाए जाते हैं प्रोजेक्टर, उसका उपयोग क्यों करते हैं हम? सेमिनार में करते हैं, मार्केटिंग प्रेजेंटेशन बनाने में करते हैं, कक्षा में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। आपने देखा भी होगा, जो प्रोजेक्टर बने होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो यही तो काम करते हैं। इस तरह से लाइट लगी रहती है, वो लाइट जो है सामने बोर्ड पर पड़ती है और चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, आप देखते चले जाते हैं, ठीक है? तो इसका यूज कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? आप सेमिनार में कर सकते हैं, मार्केटिंग प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं किसी को, वहाँ कर सकते हैं, और कक्षा में आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। 49 देखिए, इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल क्या कहलाता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? नेटिकेट कहते हैं। ध्यान रखना, इंटरनेट पर जो एथिकल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब जानते हैं ना, कई बार आपको बता चुके हैं। प्रोटोकॉल का अर्थ है नियम, नियमों के सेट को हम प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है, बता चुके हैं आपको। तो जब इंटरनेट पर एथिकल प्रोटोकॉल होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नेटिकेट कहते हैं। आगे बढ़िए, साथ ही साथ में आपको बताते चलें, एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स कंप्लीट हैं, एमपी आबकारी के नोट्स कंप्लीट हैं, एमपी पुलिस वन रक्षक जेल, इन सब के नोट्स कंप्लीट हैं, आप लोग मंगवा सकते हैं। या फिर कोई छोटा भाड़ा भाई बहन आपकी तैयारी कर रहा हो इन एग्जाम की, तो उसको भी आप बता सकते हैं। नंबर 50, एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो किसी नेटवर्क के कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को फिल्टर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? समझिएगा, आंसर है फायरवॉल। अब इसको, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर एक इस तरह का प्रोग्राम रहता है जो फायरवॉल का काम करता है। इसका काम क्या रहता है? अगर कोई भी चीज़ आ रही है, मान लीजिए कोई सूचना आ रही है इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो वो ये काम करता है कि वहाँ पर मान लीजिए कोई वायरस वगैरह अगर आ रहा है ना, तो ये फायरवॉल क्या करता है? उस वायरस को रोक लेता है और सूचनाओं को अंदर भेज देता है। यानी कि ये फिल्टर करने का काम करता है। फिल्टर मतलब समझते हैं? आपके घर में आरओ लगा होगा, आरओ में क्या होता है? ये फिल्टर करता है, जो गंदी चीज़ें होती हैं, फालतू चीज़ें होती हैं, उसको यहीं पर रोक लेता है और स्वच्छ पानी नीचे भेज देता है। यही काम फायरवॉल का है। जो आपकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो आपकी सूचनाएं हैं, उसको तो नीचे भेज देगा कंप्यूटर में, और जो वायरस वगैरह रहेंगे उसको यहीं पर रोक देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फायरवॉल कहते हैं। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देते चलिएगा, ठीक है? आपका जो फीडबैक, आपके जो कमेंट है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमको और ऊर्जा प्रदान करते हैं। 51, IP6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? तो ध्यान रखना, IP एड्रेस की लंबाई जो 6 वाला होता है, V6 वाला, वो 128 बिट की होती है। फैक्ट वाला प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। MS वर्ड 2010 की एक टेबल में असीमित रो और अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं? यानी कि रो तो आप कितने भी कर सकते हैं, लेकिन कॉलम फिक्स होते हैं। कॉलम 63 कॉलम ही आप डाल सकते हैं, और जबकि रो आप कितने भी डाल सकते हैं MS वर्ड में। अगला देखिए, 53 क्या कह रहा है? देखिए, MS वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है? तो MS वर्ड में जो 36 पॉइंट का जो फॉन्ट साइज है, कितने इंच के बराबर होता है? 0.5 इंच के बराबर होता है 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज। MS वर्ड 2007 में होम मेन्यू के एडिटिंग ग्रुप में कौन सा विकल्प नहीं मिलता था? पहले जो है 2007 वाला जो MS वर्ड है, उसमें कौन सा ऑप्शन नहीं मिलता था? तो उसमें आपका टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं मिलता था 2007 वाले में। आगे बढ़िए, अगला है 56 नंबर। MS वर्ड में सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या है? यानी कि मैक्सिमम कितना आप बढ़ा सकते हैं? तो मैक्सिमम 72 तक आप जो है फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़िए, देखिए, MS वर्ड टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? जो वर्ड की टेबल बनती है, उस टेबल में अगर आप उसकी चौड़ाई को चेंज करना चाहते हैं तो किस विकल्प का यूज करेंगे? तो रूलर नामक एक विकल्प आता है, जिसकी मदद से कॉलम की चौड़ाई को आप लोग चेंज कर सकते हैं। 58 देखिए, MS वर्ल्ड में टेबल में रो की कम से कम संख्या कितनी हो सकती है? तो अगर आप MS वर्ल्ड में टेबल बना रहे हैं, उसमें जो लाइन बना रहे हैं रो, तो कम से कम एक रो तो आपको बनानी ही पड़ेगी, तो मिनिमम एक रो बना सकते हैं। 59 देखिए, MS वर्ल्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर, रो और कॉलम बनाकर टेबल बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? अगर बॉर्डर, रो और कॉलम बना करके आप टेबल बनाना चाहते हैं तो MS वर्ल्ड में कौन सा ऑप्शन लेंगे? तो वहाँ पर ड्रॉ टेबल नाम का एक ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह की टेबल खुल करके आ जाएगी, जो कि आपके MS वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। अगर देखिए नंबर 60, MS वर्ल्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम डाले जा सकते हैं? तो ध्यान रखना, एक टेबल में आप कितने कॉलम डाल सकते हैं? 63 कॉलम ही डाल सकते हैं।
नंबर 61 देखिए, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस आर का उपयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के किस ओर ले जाने के लिए किया जाता है? तो आर का अर्थ होता है राइट, यानी कंट्रोल के साथ में आर दबाएंगे तो आपका टेक्स्ट दाईं ओर बढ़ता चला जाएगा। आगे बढ़िए 62, एमएस वर्ड में कौन सा व्यू विकल्प दिखाता है कि डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखेगा? यानी कि अगर डॉक्यूमेंट जो है वो वेब पेज के रूप में आप देखना चाहते हैं तो व्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे और कौन सा विकल्प सेलेक्ट करेंगे कि आपको दिखाई देने लगे? तो वेब लेआउट नाम का एक विकल्प होता है जिसको दबाते ही आपका जो पेज है वो वेब पेज के रूप में दिखाई देने लगेगा। 63, एमएस वर्ड 2010 में रूलर विकल्प को इनेबल करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको रूलर का यूज करना है तो आपको व्यू वाले टैब में जाना पड़ेगा। व्यू टैब पर क्लिक करेंगे, वहां पर रूलर का ऑप्शन आ जाएगा। एमएस वर्ड 2010 में लिखित टेक्स्ट और पेपर के एज के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जो पेपर का किनारा होता है और जो टेक्स्ट लिखा रहता है उसके बीच की दूरी क्या कहते हैं? तो बोलते हैं मार्जिन। ठीक है ना, ये रहा। अब कहते हैं इतना मार्जिन हमने ले लिया है और इधर इतना मार्जिन ले लिया है, बीच में हम चीज़ों को लिखेंगे तो इस जो जगह छूटती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मार्जिन कहते हैं। आगे बढ़िए अगला 65, एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में फेसिंग पेज को सेटअप करने के लिए किस फंक्शन का यूज़ किया जाता है? तो एमएस वर्ड में भी फेसिंग पेज को सेटअप करने के लिए हम मिरर मार्जिन का यूज करते हैं। इसका प्रयोग आप उसमें भी करते थे, एक्सेल में भी। नंबर 66, एमएस एक्सेल में सेल का नाम कैसे दिया जाता है? तो अक्षरांक के रूप में। चाहे आपका एमएस एक्सेल हो, इसमें भी आपको जो सेल डालना होगा उस सेल का नाम आप अक्षरांक के रूप में देंगे। अक्षरांकी का मतलब समझ रहे हैं? यानी कि उसमें अक्षर भी होगा, ABCD भी होगा और अंक भी होंगे, 1 2 3 भी होंगे। A1 हो गया, A2 हो गया, B1 हो गया, B2 हो गया। तो अक्षर भी यूज कर रहे हैं और अंक भी यूज कर रहे हैं, इसी को हम अक्षरांकी रूप कहते हैं। इसका प्रयोग एमएस एक्सेल में करते हैं। अगला देखिए 67 नंबर, भाई अपन भी थक जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और कुछ अन्य नेटवर्क सभी प्रोटोकॉल के एक ही सेट का उपयोग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? यानी कि ये जितने भी है ना, चाहे वो इंटरनेट हो, इंट्रानेट हो, एक्स्ट्रानेट हो, ये सब एक ही प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। प्रोटोकॉल मतलब नियमों का सेट। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम TCP या फिर IP कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए अगला प्रश्न 68 नंबर, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? अगर आप सुरक्षित संचार करना चाहते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल या फिर फ़ोन या लैपटॉप हैक ना हो, तो किस प्रकार के संचार का यूज़ करेंगे? किस प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे? HTTPS का यूज़ हम करेंगे। किसी पेज को सर्वर पर कॉपी करना क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं पेज अपलोड करना। हमने ये वाला पेज फेसबुक पे अपलोड कर दिया, आपने अपलोड नहीं किया है, उस पेज की कॉपी को सर्वर पर डाल दिया, समझ गए? उसी को हम पेज अपलोड करना कहते हैं। नंबर 70, कौन सी एक वैश्विक संचार प्रणाली है जो हजारों व्यक्तिगत नेटवर्कों को एक साथ में जोड़ती है? तो आप सबको पता है इंटरनेट जो है वो हजारों व्यक्तिगत नेटवर्क को एक साथ में जोड़ता है, इसी को हम इंटरनेट कहते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ से आपका इंटरनेट शुरू हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 15 अगस्त 1994 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़िए, वीडियो को लाइक कर देना, हम अपने स्पीड में चल रहे हैं, आपका काम लाइक शेयर और कमेंट करना है। देखिए 72, किसी विशेष कंपनी के बाहरी विक्रेताओं या ग्राहकों के द्वारा उपयोग किए जाने के लिए डिजाइन और प्रतिबंधित नेटवर्क को किस रूप में जाना जाता है? इसको हम एक्स्ट्रा नेट कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या है वो समझा देते हैं। इसको हम एक्स्ट्रा नेट कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये बेसिकली केवल वही जो विक्रेता है ना, जो कंपनी का विक्रेता है, केवल वही यूज कर सकता है, यानी प्रतिबंधित है और कोई नहीं यूज कर सकता। केवल वही यूज कर सकता है जिसके लिए बनाया गया है कंपनी के द्वारा, वो एक्स्ट्रा नेट कहलाता है। इंटरनेट कौन सी स्विचिंग पर काम करता है? याद रखना, इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पर काम करता है। ये पूछा जा चुका है पहले भी आपके एग्जाम में। आगे बढ़िए 74, कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का सबसे धीमा प्रकार होता है? तो डायल अप कनेक्शन जो है वो इंटरनेट कनेक्शन का सबसे धीमा प्रकार होता है। 75, किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फिर फ़ोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती? ध्यान रखना, नहीं लिखा है। तो जो सैटेलाइट वाली कनेक्शन होता है उसमें आपको केबल और फ़ोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। सैटेलाइट के द्वारा हमारे मोबाइल्स चलते हैं, हमारे टीवी चलते हैं, इसमें आपको केबल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आप देखते हैं, जो आपका घर पे एयरटेल डिश टीवी लगी है, किसी की कोई डिश टीवी लगी है, तो वहाँ पर क्या रहता है? बस आप सीधे ऊपर एक वो रहता है, एंटीना रहता है, उसके माध्यम से आपकी टीवी जुड़ा रहता है और चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी चीज़ों को केबल या फिर फ़ोन लाइन की हमें आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। 76, एक मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो जो मॉडेम होता है वो फ़ोन लाइन के माध्यम से जुड़ा रहता है। मॉडेम से आप सब लोग अच्छे से परिचित हैं, पहले भी बता चुके हैं। 77, अपने कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक संगठन के भीतर एक साझा नेटवर्क क्या कहलाता है? तो इसको हम इंटरनेट कहते हैं। अभी आपको बताया इंट्रानेट। इंटरनेट का मतलब क्या होता है? इंटरनेट हो गया, एक्स्ट्रा नेट हो गया, ये सब केवल एक स्पेशल जगह के लिए होते हैं, जो कि जो कर्मचारी हैं केवल उनको ही कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है इसके माध्यम से। जैसे कि SBI का हो गया, ठीक है, PNB का हो गया, ये केवल SBI और PNB के कर्मचारियों के द्वारा ही यूज़ किए जाते हैं, इन्हें हम इंट्रानेट कहते हैं। आगे बढ़िए, अगला देखिए 78, वह उपकरण या प्रोग्राम जो कंप्यूटर को
टेलीफोन और केबल लाइन पर डाटा संचारित करने में सक्षम बनाता है, क्या कहलाता है? उसे हम मॉडेम कहते हैं। अभी मॉडेम के बारे में आपको सब कुछ बता चुके हैं, ठीक है? अब इतने सस्ते में इतना आपके लिए कोई करने वाला नहीं है, ठीक है ना? लोग बीच-बीच में क्लास छोड़ कर के भग जाते हैं, ठीक है? ये गलत बात है। हम आपको क्या-क्या हमने करवा रखा है आपको, पूरा हमने नोट्स दिए हैं आपको मात्र ₹128 में या फिर ₹199 में। प्रैक्टिस सेट दिए, इसी ₹199 में प्रैक्टिस सेट दिए। उसके बाद में टॉप 100 की पूरी वीडियो करवाई। उसके बाद में आपका जो है हम प्रैक्टिस लगातार करवा ही रहे हैं। अब मैराथन लेकर के आ रहे हैं, उसके बाद में आपका ब्रह्मास्त्र लेकर के आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर फ्री दे रहे हैं, ठीक है? इसी का बहुत सारे लोग 1599 चार्ज ले रहे हैं, कोई 1599 ले रहा है, कोई 1499, कोई 1200 ले रहा है, ठीक है? अपन 128, 199 में अगर दे रहे हैं तो कौन-सा बुरा कर रहे हैं ना? फिर भी आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं भैया, तबीयत खराब है फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपको शेयर लाइक करना नहीं है। क्या करें भाई? चलो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साथ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सेवा कौन-सी है? तो मोबाइल फ़ोन में किसकी मदद से आप इंटरनेट यूज़ करते हैं? 3G, 4G, 5G, ठीक है? अब किसका-किसका जो मोबाइल है, वो इस टाइम पर 5G मोबाइल है। वो कमेंट बॉक्स में 5G लिखिएगा, ठीक है ना? कि किसका-किसका मोबाइल 5G नेटवर्क पर अभी काम कर रहा है। अब 3G, 4G वाले बुरा मत मान जाना, ठीक है? बता रहे हैं वैसे ही। 80 नंबर, अपडेट रहना चाहिए भैया, है ना? इनमें से कौन-सी घर या कार्यालय में फ़िक्स इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि होती है? अगर केवल आप अपने घर में या फिर कार्यालय में इंटरनेट प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन-सी विधि है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये डीएसएल का फुल फॉर्म होता है। डीएसएल की मदद से आप जो है घर पर, जैसे वाईफ़ाई हो गया, घर पर या फिर जो है कार्यालय में नेट प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम वाईफ़ाई भी कहते हैं, ठीक है? अगला देखिए 81, किसके माध्यम से फर्म या फिर कॉरपोरेट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन हस्तांतरित कर सकते हैं जिसका देश में किसी भी अन्य बैंक अकाउंट में शाखा होता है? तो आपने नेफ्ट सुना होगा। नेफ्ट का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है, ये आपसे पूछ लिया था, ठीक है? इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? नेफ्ट के माध्यम से किसी को भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बस उसका अकाउंट होना चाहिए। वो देश में कहीं पर भी बैठा हुआ है, चाहे तमिलनाडु में हो, केरल में हो, कर्नाटक में हो, आप उसको तुरंत पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं नेफ्ट विधि के माध्यम से। आगे बढ़िए। 82, ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएमपीएस का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये क्या होता है? ये जो है आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़िए, अगला देखिए, मोजिला आ गया। मोजिला फाउंडेशन द्वारा किस वर्ष विकसित किया गया एक वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है? ध्यान रखना, मोजिला को वर्ष 2002 में मोजिला फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया था। अब यहाँ से वेब ब्राउज़र आपके स्टार्ट हो जाएँगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ष 1995 में किसके द्वारा बनाया गया था? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, याद रखना। आगे बढ़िए। बिंग क्या है? ध्यान रखना, ये पूछा गया था बिंग क्या है? तो बिंग एक वेब ब्राउज़र होता है। सिंपल सा प्रश्न है, आगे बढ़ें। चलिए 86, वेब ब्राउज़र में अक्सर देखे जाने वाली वेबसाइटों को सेव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? मान लीजिए आपको बार-बार क्रिकेट का स्कोर देखना है ना, तो बार-बार क्रिकेट थोड़ी खोलेंगे। फिर तो आपको एक वेबसाइट लेंगे, उसको फ़ेवरेट में सेव कर लेंगे। क्रिकेट मान लीजिए एक आती है क्रिकबज़, ठीक है ना? क्रिकबज़ करके एक वेबसाइट है। अब आप इस पर एक बार आपने स्कोर देख लिया, अब इसको फ़ेवरेट में सेव कर लीजिए, बार-बार आपको इसको खोलना नहीं पड़ेगा। फ़ेवरेट का ऑप्शन ऊपर ही आ जाता है, उस पर क्लिक कर दीजिए, अपने आप खुल जाया करेगी। तो फ़ेवरेट में हम उसको सेव कर लेते हैं, जिसको हम बार-बार यूज़ करते हैं। नंबर 87, कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों, वेब पेज, समाचार समूह, प्रोग्राम, इमेज आदि को वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने में मदद करता है? तो आपका सर्च इंजन होता है। सर्च इंजन जैसे कि आपका गूगल हो गया। गूगल पर आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी रहती है, तो जैसे कि आपका समाचार पत्र हो गए, प्रोग्राम हो गए, इमेज हो गए, कुछ भी आपको ढूंढना है तो आप सीधे गूगल पर जाते हैं। लेकिन गूगल है क्या? गूगल एक सर्च इंजन है, याद रखना। आगे बढ़िए 88, एक सर्च इंजन को किसकी मदद से एक्सेस किया जाता है? अब ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे गूगल को अपना मोबाइल से बोला, मोबाइल पर क्लिक किया, गूगल खुल गया, ऐसा नहीं होता है। एक आपको वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है, जैसे कि आप किस में खोलते हैं, जैसे मान लीजिए मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इसमें आप गूगल खोल सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद में आपका बहुत सारे ऐसे वेब ब्राउज़र होते हैं जिसकी मदद से जो है आप, ओपेरा मिनी हो गया, ठीक है ना? और एक नाम नहीं आ रहा जो आप लगा आपके मोबाइल में हमेशा रहता है, यार क्या नाम है वो भूल गए हैं, ठीक है ना? तो वेब ब्राउज़र में जाकर के आप सर्च इंजन को खोल सकते हैं। सर्च इंजन वेब ब्राउज़र की मदद से ही चलता है। 89 पर देखिए, 89 क्या है? ऐसी वेबसाइट जिसमें लेखक या लेखन अपने अनुभव, अवलोकन और विचार आदि होते हैं, किस नाम से जाना जाता है? उसको हम ब्लॉग कहते हैं। आपने सुना भी होगा, भाई उसका ब्लॉग पढ़ लो, उस पर एक ब्लॉग लिखा गया है। मान लीजिए कि जो वो हैं, क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक, मान लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको जानकारी लेना है तो आप टाइप करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर उसके बारे में जो भी जानकारी आपको मिलेगी ना, किसी ने लिख करके डाली हुई जानकारी, इसी को हम ब्लॉग कहते हैं, ठीक है?
और एक वीलॉग अलग होता है जिसे हम व्लॉग्स कहते हैं। व्लॉग्स ये वीडियो लॉग होता है, लोग व्लॉग बनाते हैं उसको हम वीलॉग्स कहते हैं, उसे हम व्लॉग्स कहते हैं। और जो ब्लॉग होता है जो बी से स्टार्ट होता है, इसमें जो है आपको लेखन मतलब लिखी हुई चीज़ें आपको मिलती है, उसे हम ब्लॉग कहते हैं। तो व्लॉग्स और ब्लॉग में अंतर होता है। आप परेशान मत होना, आप बता देना किसी को भी कि वीलॉग्स अलग होता है और ब्लॉग्स अलग होता है। फेसबुक क्या है सबको पता भैया, इसके बारे में तो सबको ही पता है। तो फेसबुक एक सोशल साइट नेटवर्क्स होता है। 91 देखिए, 91 क्या है देखिए, पहले पहली सोशल मीडिया साइट कौन-सी थी? तो 6 डिग्री नाम की पहली सोशल मीडिया साइट थी, जिससे जैसे आप फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, ये सब क्या है सोशल मीडिया साइट्स होती हैं। लेकिन आपसे पूछेगा कि पहली-पहली जो है सोशल मीडिया साइट कौन-सी थी? तो सबसे पहली सोशल मीडिया साइट 6 डिग्री के नाम से आई थी, ठीक है? आगे रहिए। अधूरे ईमेल को बिना भेजे ही किसी फ़ोल्डर में स्टोर किया जाता है। यानी जो आपका अधूरा ईमेल होता है, उसे अगर आप बिना भेजे सेव करना चाहते हैं, तो किस फ़ोल्डर में सेव किया जाएगा? ड्राफ्ट में। अब इसको आप यूज़ करके भी देख सकते हैं। आप किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज लिखिए HY, ठीक है? बिना सेंड किए आप बाहर निकल के आ जाइए, तो आप देखेंगे उसमें लिख के आ जाएगा ड्राफ्ट, ठीक है ना? ड्राफ्ट हरे रंग से लिख कर के आ जाए, अभी करके देख लेना। हाय लिख करके और सेंड मत करना, तुरंत बाहर निकल आना, तो अपने आप लिख के आ जाएगा ड्राफ्ट। इसको करके देखना, ठीक है ना? तो हमेशा आपको याद रहेगा। तो किसी भी चीज़ को अगर आप सेंड नहीं करते हैं, तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाती है। 93 कौन सा फील्ड सेंटर के एड्रेस को इंडिकेट करता है, अर्थात जिसने ईमेल भेजा है, यानी कि जिसके द्वारा ईमेल भेजा गया है उसको एड्रेस करने के लिए कौन सा विकल्प होता है? तो फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ क्या होता है? किसके द्वारा ईमेल भेजा गया है वो लिख कर के आता है, फ्रॉम ना। फ्रॉम अतुल शुक्ला मतलब इनके द्वारा भेजा गया है, तो वो फ्रॉम जो इंडिकेट है, जो फ्रॉम है, वो उस व्यक्ति को दर्शाता है जिसके द्वारा ईमेल भेजा गया है। ईमेल के साथ यूजर को फोटो या वीडियो भेजने की सुविधा कौन देता है? तो ईमेल के साथ अगर आप फोटो और वीडियो भेजना चाहते हैं, तो अटैचमेंट का ऑप्शन नीचे लगा होता है, वहाँ से आप फोटो और वीडियो भेज सकते हैं। अगला देखिए, ईमेल एड्रेस का पहला भाग क्या कहलाता है? तो उसको हम यूजर नेम कहते हैं। जैसे कि मेरा ईमेल एड्रेस है अतुल शुक्ला 7703@gmail.com। अब ये जो पार्ट होगा ना, जो पहला पार्ट होगा, ये क्या कहलाएगा? इसे ही हम यूज़र नेम कहते हैं। आगे बढ़िए, अगला देखिए 96। अवांछित वाणिज्यिक ईमेल को क्या कहते हैं? जो इंटरनेट पर फ्लड होता रहता है, यानी जिस ईमेल की आपको ज़रूरत नहीं होती है फिर भी वो आता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्पैम कहते हैं। आपने सुन भी रखा होगा, स्पैम फ़ोल्डर भी होता है आपके ईमेल ऑप्शन में, ठीक है ना? तो वो अपने काम की चीज़ नहीं होती है, तो इसको हम स्पैम कहते हैं। 97 कौन से कंपोनेंट में ईमेल प्राप्त होता है और वहाँ पर उसे प्रबंधित किया जाता है? कौन सा कंपोनेंट है? इनबॉक्स। आप सबको पता है, आप मैसेज में भी देखते हैं कि इनबॉक्स में आपको ईमेल प्राप्त होता है, मैसेज प्राप्त होते हैं और वहीं पर उनको प्रबंधित किया जा सकता है, यानी वहीं से आप उसको पढ़ सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये कौन सी चीज़ होती है? इनबॉक्स होती है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है? प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं? अभी आपको बताया था, प्रोटोकॉल का अर्थ है नियमों का सेट जिसके माध्यम से सारी चीज़ें चलती हैं। मोबाइल फ़ोन किस डुप्लेक्स का यूज़ करता है? तो मोबाइल फ़ोन फुल डुप्लेक्स का यूज़ करता है। फुल डुप्लेक्स आपको समझा रखा है ना? ये मोबाइल फ़ोन क्या करता है? ये है आपका, ठीक है? अब ये दूसरे का है, ये आपका है। अब ये मोबाइल फ़ोन पर आप बात भी कर सकते हैं, सामने से जवाब भी मिल सकता है, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, सामने वाला वीडियो कॉल कर सकता है, यानी कि ये आपका फुल डुप्लेक्स होता है। और जो आप न्यूज़ सुनते हैं, जो टीवी है आपका, जो टेलीविज़न है, वो सिंगल डुप्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि उस पर केवल आप ही देख सकते हैं, आप सामने वाले से बात नहीं कर सकते हैं, ना ही सामने वाला आपको जवाब दे सकता है, तो वो सिंगल डुप्लेक्स होता है। मोबाइल फुल डुप्लेक्स होता है, ठीक है? अब चलिए, वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आपको अपने नोट्स जरूर प्राप्त कर लेने हैं। अगर हमने जरूर शब्द लगा दिए, समझ लीजिए आपके सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण है, तभी बोल रहा हूँ, ठीक है? तो नोट्स प्राप्त कर लेना। बाकी इसका पीडीएफ केवल उन लोगों को दिया जाएगा जिन लोगों ने 128, 129 या फिर 199 का कोई ना कोई पीडीएफ ले रखा होगा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है। जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारी वीडियो के तुरंत की तुरंत लिंक डाल दी जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह। आपका अगला प्रैक्टिस सेट, जो लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा सामान्य ज्ञान का। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कल शाम से ब्रह्मास्त्र चालू हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए।